प्रियदर्शनी मट्टू केस। स्कूल कॉलेज हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा होते हैं। इन्हीं शिक्षा केंद्रों में हमारी ज़िंदगी की बुनियाद रखी जाती है। यही वो जगह होती है जहां हम अपने परिवार के अलावा बाहर की दुनिया से और बाहर के अजनबियों के संपर्क में आते हैं। कुछ अजनबी हमारे लिए अजनबी ही रह जाते हैं, कुछ अजनबी दोस्त बन जाते हैं और कुछ हमारे दुश्मन बन जाते हैं। आज हम आपके सामने एक ऐसा केस लेकर आए हैं जो अपनी तरह का पहला ऐसा अपराध था जिसने न सिर्फ देश की राजधानी को बल्कि पूरे देश को सकते में डाल दिया था। ये केस है देश की राजधानी नई दिल्ली का, जहां एक ऊंचे ओहदे पर नियुक्त एक पुलिस ऑफिसर के बेटे को इस जघन्य अपराध के लिए दोषी पाया गया। इस केस में न्याय मिलना दुर्लभ और एक नामुमकिन सा सपना लग रहा था। मीडिया और नागरिक पहली बार एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर नजर आए थे और साथ मिलकर पुलिस और न्यायिक व्यवस्था से सवाल कर रहे थे। ये एक ऐसा और पहला हाई प्रोफाइल व्यक्तिगत केसेस में से एक था जहां तहकीकात की कमान को संभालने के लिए सीबीआई को बुलाया गया था। लेकिन ये केस देखते हुए हमें अपने आप से ये सवाल पूछना है कि क्या इस अपराध को टाला जा सकता था, और अगर हाँ तो कैसे? क्या न्याय की घोषणा में तेजी लाई जा सकती थी, और अगर हाँ तो कैसे? हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारा देश एक बेहतर और सुरक्षित देश बन सके? नमस्कार, आदाब, मैं शबीना नसीम। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो ये कहानी है प्रियदर्शनी मट्टू की, जो कि कश्मीर श्रीनगर की रहने वाली थी। उसका संबंध एक ब्राह्मण परिवार से था। प्रियदर्शनी की शुरुआती पढ़ाई श्रीनगर में हुई, कुछ पढ़ाई जम्मू में भी की गई। इसके बाद वो दिल्ली आती है अपनी आगे की पढ़ाई करने। LLB की पढ़ाई के लिए वो फैकल्टी ऑफ लॉ में एडमिशन लेती है। उसका सपना था वकील बनने का, इसलिए वो यूनिवर्सिटी में दाखिला लेती है और अपनी पढ़ाई शुरू करती है। उसी यूनिवर्सिटी में लॉ फैकल्टी में सीनियर बैच में एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम संतोष सिंह था। संतोष सिंह प्रियदर्शनी का सीनियर था। प्रियदर्शनी एक खूबसूरत लड़की थी। संतोष सिंह उसे पहली बार देखते ही उस पर लट्टू हो जाता है। वो उससे हमेशा बात करने की कोशिश करता रहता है, कभी किताब देने के बहाने तो कभी किसी मदद के लिए। संतोष हमेशा ही उसके पीछे रहा करता था। पहले तो प्रियदर्शनी सोचती है कि शायद उसका नेचर ही ऐसा है, वो सबकी मदद करता होगा। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता है वैसे वैसे उसकी हरकतें बदलने लगती हैं। वो हर जगह उसका पीछा करता है, रास्ते में, लाइब्रेरी में, कॉलेज की कैंटीन में या फिर कॉलेज के कंपाउंड में। वो जहाँ भी होती संतोष उसके आसपास ही होता और किसी न किसी बहाने से उससे बात करने की कोशिश करने लगता। प्रियदर्शनी उसकी हरकतों से अब बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी थी। वो उससे कहती कि तुम मुझसे दूर रहो, लेकिन उसे किसी बात का असर ही नहीं होता था। वो उससे घबराने लगी थी। वो उसे इग्नोर करने लगती है क्योंकि उसका सारा फोकस अपनी पढ़ाई पर था। लेकिन संतोष, क्योंकि वो एक अमीर ताकतवर बाप की बिगड़ी हुई औलाद था, वो मानने वालों में से नहीं था। संतोष सिंह के पिता IPS इंडियन पुलिस सर्विस के IGP थे। संतोष सिंह को लगता था उसके बाप इतने बड़े पुलिस अफसर हैं, कोई क्या उसका बिगाड़ लेगा। प्रियदर्शनी को बहुत ज़्यादा परेशान करने पर उसने अपने माता पिता को ये बात बताई। उसकी फैमिली वालों ने पुलिस में कंप्लेन करने की सलाह दी। वो पुलिस स्टेशन जाके संतोष के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराती है। पुलिस स्टेशन द्वारा संतोष को बुलवाया जाता है। वो पुलिस स्टेशन जाता है और माफ़ीनामे पर साइन करता है और कहता है कि अब मुझसे गलती नहीं होगी, और चला जाता है। लेकिन अगले दिन से फिर वही हरकतें। उसकी हरकतों में कोई सुधार नहीं आता। वो फिर भी प्रियदर्शनी का वैसे ही पीछा करता है और परेशान करता है, और प्रियदर्शनी पुलिस स्टेशन में बार बार उसकी शिकायत करती है। लगभग 11 बार उसने पुलिस में कंप्लेन किया था, लेकिन हर बार वो पुलिस स्टेशन जाता, माफ़ीनामे पे साइन करके आगे से ऐसा नहीं होगा यही कहकर चला आता, लेकिन फिर वही सारे काम करता। आखिर तंग आकर पुलिस ने प्रियदर्शनी के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड दे दिया। वो हमेशा प्रियदर्शनी के साथ रहता था, उसके घर के बाहर, कॉलेज के आने जाने के रास्ते पर। लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रियदर्शनी के आसपास ही रहा करता था। उसके बार बार कंप्लेन करने पर एक दिन संतोष ने उसके खिलाफ भी एक झूठी कंप्लेन दर्ज करवा दी थी कि उसकी सारी सर्टिफिकेट नकली है और वो एक साथ 2-2 डिग्रियां यानी कि 2-2 पढ़ाइयाँ कर रही है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। बाद में इसकी पुष्टि भी हुई थी। प्रियदर्शनी साउथ दिल्ली के बसंत विहार में अपने अंकल के घर रहा करती थी क्योंकि उसकी फैमिली कश्मीर में थी। संतोष भी उसके घर का पता जानता था क्योंकि वो हमेशा उसका पीछा करते हुए उसके घर तक आता रहता था। ये बात 1996 की है जब संतोष सिंह के पिता JP सिंह का ट्रांसफ़र दिल्ली में ही हो जाता है और दिल्ली में वो ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस में तैनात होते हैं।
तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली पुलिस में उनका रुतबा क्या था। इसीलिए संतोष सिंह के साथ वहाँ की पुलिस सख्ती नहीं करती और इसी वजह से संतोष सिंह का हौसला बढ़ता ही जाता है। 23 जनवरी 1996 को संतोष सिंह प्रियदर्शनी के घर उसका पीछा करते हुए अपनी बाइक से जाता है। क्योंकि दोपहर का समय हो रहा था तो प्रियदर्शनी का जो सिक्योरिटी गार्ड था वो खाना खाने चला गया था। थोड़ी देर संतोष बाहर ही से उसके घर का जायजा लेता है। उसने देखा कि उसका नौकर भी किसी काम से बाहर जाता है, लेकिन नौकर ने भी संतोष को घर के बाहर देख लिया था। क्योंकि नौकर हमेशा घर पर ही रहता था और घर के हर मामले से वाकिफ था, तो उससे संतोष के बारे में भी सब पता था। नौकर के बाहर जाते ही संतोष उसके घर की बेल बजाता है। प्रियदर्शनी दरवाज़ा खोलती है। बाहर संतोष को देखते ही दरवाज़ा बंद करने लगती है, लेकिन संतोष उससे कहता है कि देखो, मैं शांति से तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। माना कि मुझसे गलती हुई है, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, तुम सारी कंप्लेन वापस ले लो। देखो, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मुझसे आखिरी बार बात कर लो, मैं फिर कभी तुम्हें तंग नहीं करूँगा, सिर्फ एक बार मुझसे बात कर लो। और यहीं पे प्रियदर्शनी गलती कर देती है। वो उसकी बातों में आके दरवाज़ा खोल देती है। वो अंदर आ जाता है। अंदर आते ही वो फिर से अपने प्यार की दुहाई देने लगता है, उसे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने लगता है। प्रियदर्शनी जिस पे भड़क जाती है और कहती है कि अगर फिर तुम यही सब बातें करने आए हो तो निकलो अभी मेरे घर से। वो उसे धक्का देकर बाहर निकालने की कोशिश करने लगती है। अब संतोष भी बेहद गुस्से में आ जाता है। अपना रिजेक्शन होने पर वो आग बबूला हो जाता है और उससे ज़बरदस्ती करने लगता है। वो भागकर ऊपर वाले कमरे में जाती है। वो भी उसका पीछा करते हुए ऊपर जाता है, लेकिन वो दरवाज़ा बंद करने में नाकाम रहती है। वो अंदर कमरे में घुस जाता है और मारना शुरू कर देता है। वो ज़मीन पर गिर जाती है। तब उसके साथ बलात्कार करता है, उसके साथ दरिंदों की तरह बर्ताव करता है। वो रोती है, बिलखती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। वो गुस्से में चूर प्रियदर्शनी से कहता है, इसी चेहरे का घमंड है ना तुझे? आज मैं तेरी ऐसी हालत करूँगा कि ये तेरा खूबसूरत चेहरा देखने से लोग डरेंगे। और अपने साथ हिलाए हुए हेलमेट से उसके चेहरे पर 14 बार वार करता है। अपनी पूरी ताकत से उसके सर और चेहरे को घायल करता है। इतना ही नहीं, उसके बाद वहीं पर पड़े एक तार से उसका गला भी घोंटता है। वो तड़प तड़प कर वहीं पर दम तोड़ देती है। जब उसे लगता है कि वो मर चुकी है, तब वो उसके घर से निकलता है और वहाँ से अपनी बाइक पर चला जाता है। जब नौकर वापस आता है तब वो शोर मचाता है। पुलिस को उसके माता पिता को बुलवाया जाता है। पहली नज़र में ही लग रहा था कि ये मर्डर का केस है। पुलिस पूछताछ करती है। प्रियदर्शनी के माता पिता फौरन संतोष सिंह का ही नाम लेते हैं। पुलिस संतोष की गिरफ्तार तो करती है, लेकिन संतोष क्राइम से सीधा सीधा मना करता है। एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर का बेटा होने के कारण नीचे की पुलिस ईमानदारी से अपना काम नहीं करती। जो छानबीन करनी चाहिए थी वो नहीं करती, जो एविडेंस कलेक्ट करने चाहिए वो नहीं करती। और इसका अंजाम ये होता है कि 1999 में ट्रायल कोर्ट में फैसला आता है। 3 साल के बाद हैरत अंगेज तौर पर कोर्ट जो है दिल्ली पुलिस को कोर्ट करते हुए कहती है कि इन्होंने अपना काम, अपनी जांच सही तरीके से नहीं की। जो जज है वो बाकायदा कहते हैं कि हमें मालूम है कि संतोष सिंह ही कातिल है, ऐसे कोई भी सबूत नहीं है, इसलिए शक के बिना पर हम इसे बरी करते हैं। और लोअर कोर्ट सीधे सीधे संतोष को बरी कर देती है, जबकि सारे सर्कमस्टांशियल एविडेंस उसके खिलाफ, सारे साइंटिफिक एविडेंस भी उसके खिलाफ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। पिता के इतने बड़े अफसर होते हुए क्या पुलिस अपना काम सही से कर पाएगी? ये मुद्दा मद्देनजर रखते हुए ये केस सीबीआई को दे दिया गया था। सीबीआई भी अपने तौर पे छानबीन करते हैं और अब सीबीआई खुद ये केस लड़ती है। डीएनए टेस्ट के अनुसार वो हेलमेट जो कि संतोष का था, उस पे लगे हुए खून के सैंपल प्रियदर्शनी से मैच करते हैं। सीबीआई ने सारे तमाम रिपोर्ट इकट्ठा की और इससे पुख्ता हो गया कि उस रोज उस फ्लैट में संतोष सिंह की मौजूदगी थी। लेकिन निचली अदालत ने इस सबूत को नहीं माना, बल्कि अदालत ने ये दलील दी कि आपने जिस तरह से डीएनए कराया वो कानून के दायरे में नहीं कराया था। अदालत ने कहा कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ और इन्वेस्टिगेशन में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो न करने पर यह अदालत मानती है कि मुलजिम संतोष सिंह को पूरी तरह से दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसीलिए बेनिफिट डाउट देते हुए अदालत संतोष सिंह को बाइज्जत बरी करती है। ये घटना किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं थी। ये घटना जो हम चाहते थे कि कभी न घटित होती, इस घटना ने प्रियदर्शनी के उज्जवल जीवन को समाप्त कर दिया था। उसके माता पिता की जिंदगी बिखर गई थी। एक पिता के लिए, तहकीकात करने वाले अफसरों के लिए और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए यहीं से शुरुआत हुई इंसाफ के लिए जद्दोजहद की। इस केस के द्वारा पूरे देशवासियों को खुलकर ये पता चला कि किस तरह से केसेस को अदालत में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, किस तरह से एक ओपन एंड शट केस अदालत में पेचीदा बन जाता है और किस तरह से अपराध को अदालत में साबित करना कठिन हो जाता है।
अब सीबीआई को भी अपनी नाक बचानी थी, तो सीबीआई इस लोअर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं और 29 फरवरी 2000 हाई कोर्ट को चैलेंज कर दिया जाता है। 6 साल बीत जाने के बावजूद भी इस केस में कोई हियरिंग तक शुरू नहीं होती और संतोष सिंह आज़ाद हैं। क्यों? क्योंकि लोअर कोर्ट ने उसे बरी कर रखा था। अब इतने दिन बाद जनता को आक्रोश भर जाता है, क्योंकि तब तक उस समय जेसिका लाल मर्डर केस भी सुर्खियों में छा चुका था। जनता भड़क चुकी थी और मीडिया में पहली बार भूचाल आया किसी केस को लेकर। इतने प्रेशर पड़ने पर हाईकोर्ट ने 2006 में इस केस की सुनवाई न सिर्फ शुरू की, बल्कि कहा कि इस केस को हम डे टू डे हियरिंग के बेस पे इसका निपटारा भी करेंगे और सिर्फ 42 दिन में उसके बाद उस केस का फैसला सुनाया गया। हाईकोर्ट उस केस के फैसले को बिल्कुल पलट देती है और हाईकोर्ट ने कहा कि ये रेयरिस्ट ऑफ रेयर केस में आता है, इसलिए संतोष सिंह को फांसी की सजा दी जाती है। जिस संतोष को लोअर कोर्ट ने सीधे बरी कर दिया था, उसी को हाईकोर्ट फांसी की सजा सुनाता है। हाईकोर्ट ने उस डीएनए रिपोर्ट को माना और एविडेंसों को भी। हाईकोर्ट ने उस नौकर के बयान को भी माना। 23 जनवरी 1996 को उसने वसंत विहार के उस फ्लैट में संतोष सिंह को देखा था, जिसकी गवाही को यहाँ लोअर कोर्ट में तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। इन 6 सालों के दौरान संतोष सिंह बाकायदा शादी करता है और अपनी वकालत की प्रैक्टिस भी शुरू कर देता है। वो भी एक वकील बन चुका था, बाकायदा दिल्ली के कोर्ट में जाता है और अपने लेवल पे दूसरों के केस भी लड़ता है, जबकि वो खुद एक कातिल था। और ये सिलसिला 2006 तक चलता रहता है। लेकिन 31 अगस्त 2006 के हाईकोर्ट के फैसले के बाद उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। जेल जाने के बाद, क्योंकि वो अब खुद एक वकील है, इस फैसले को वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता है। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाता है, वहाँ पे उसकी सुनवाई होती है। अक्टूबर 2010 में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। अब तीसरा फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट संतोष सिंह की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल देती है। हालांकि प्रियदर्शनी के परिवार वाले, उसके पिता इस पे विरोध भी करते हैं। संतोष सिंह तिहाड़ जेल में है और अक्सर पढ़ाई के नाम पे और एग्जाम के नाम पे वो जेल से बाहर आता रहता है। 2011 में, 2012 में, यहाँ तक कि 2018 मई में भी वो पैरोल पर बाहर आया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि पुलिस के आला अफसर के बेटे होने के नाते और खुद वकील होने के नाते उनसे इस तरह के जुर्म की हरगिज उम्मीद नहीं थी। जहां उसने प्रियदर्शनी को लगातार 2 सालों तक परेशान किया। पुलिस के बार बार चेतावनी देने पर संतोष सिंह ने माफीनामा तो लिख दिया, लेकिन इतना भयावह जुर्म करने से बाज नहीं आया। उसके इस जुर्म ने समाज में कई सवाल खड़े कर दिए कि ऐसे लोगों से कोई भी सुरक्षित नहीं है। हमने ये केस आप तक इसलिए पहुंचाया क्योंकि हम में से कोई भी प्रियदर्शनी या उसके परिवार की जगह हो सकता है। अगर हम चाहते हैं कि जुर्म थम जाए, तहकीकात तेज हो, न्याय भी सटीक हो, तो हम सबको एक योग्य और कुशल भूमिका निभानी होगी। तो प्रियदर्शनी के इस खौफनाक कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही सत्य आपराधिक घटनाओं के जानने के लिए हमारे चैनल क्राइम फाइल्स पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।